हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे फ्रेंड, और आज का जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1498। वास्को डिगामा जो था ना, वो एक पुर्तगाली था और वो 20 मई सन 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। और वहाँ उस समय का जो शासक था जमोरिन नाम का, उसने उस वास्को डिगामा जो पुर्तगाली था उसका स्वागत किया था, आदर सत्कार किया था। उसके बाद फिर फ्रांसिस्को द अल्मीडा सन 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय तथा गवर्नर बनकर भारत आया। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाया था। क्यों अपनाया था? ताकि वो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व यानी वर्चस्व स्थापित कर सके, इसलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। किसने? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। तो चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्यों उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था वो अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ। तो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने व्यापार संबंधित स्थापित किया था। और ना जाने आप क्वेश्चन का सीरीज से आपको पता चल रहा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 20 मई सन 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांसिस्को द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? अभी मैं जस्ट बताई फ्रेंड कि उस समय जो कालीकट का शासक था उसका नाम क्या था? जमोरिन। तो इसी जमोरिन नामक व्यक्ति ने ही किया था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेवेंथ की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में समुद्री यात्री है और सूची 2 में वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो आप लोगों को सही सही मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, बी है। तो अगर वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा क्या था? तो वो एक पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से आया था तथा तस्मान एक हॉलैंड का यात्री था। ये सब समुद्री यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क, है ना। अब देख लीजिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय तो था भारत का, बट अगर एग्जैक्ट संस्थापक बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक, तो वो अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि अल्बुकर्क ने फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर का एक सुल्तान था और उसका नाम आदिल शाह था, उससे गोवा को छीना था। और जब उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीना तो वह उसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, विजय थी। किसकी? तो अल्बुकर्क की। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। अल्बुकर्क ने एक षड्यंत्र रचा था और वो षड्यंत्र क्या था कि वो चाहता था कि भारत में पुर्तगालियों का पॉपुलेशन में वृद्धि हो, इंक्रीजमेंट हो। इसलिए उसने क्या किया कि पुर्तगालियों को भड़काया कि तुम भारतीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करो, विवाह कर लो, ताकि भारत में पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ सके। नेक्स्ट 9th है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यह बात गलत है। कब किया था? तो सन 1510 ईस्वी में। बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग यानी किले का निर्माण किया था? तो वो स्थान क्या था? तो कोचीन था। और कोचीन प्रेजेंट सिचुएशन का केरल क्षेत्र में पड़ता है कोचीन। ठीक है ना।
अब देखिए पुर्तगालियों का जो पहला किला था उसका निर्माण करवाया था अल्फांसो दो अल्बुकर्क ने। हालांकि अल्फांसो दो अल्बुकर्क जो था उस समय का गवर्नर नहीं था, बट फिर भी उसने 1503 ईस्वी में केरल का जो कोचिन था वहाँ पर पहला पुर्तगाली किला स्थापित किया। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 11th की तरफ कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने। ये तो पहले भी हो चुका है फ्रेंड कि जैसे 1498 ईस्वी में आया तो उसी समय से पुर्तगालियों का सिलसिला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th की बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। अब देखिए एक पुर्तगाली गवर्नर था और उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। तो उस पुर्तगाली गवर्नर यानी नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के पास एक जगह था सेंथोमी तथा बंगाल की एक जगह हुगली में फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट 13th है कि पौंडीचेरी जो वर्तमान का पुदुचेरी कहलाता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांस को बताया गया, बट ऐसा था नहीं। दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? तो पहला तो पुर्तगाली था, दूसरा जो कब्जा किया था पौंडीचेरी पर वो डेंस लोग थे यानी डच लोग थे। थर्ड पोजीशन पर फ्रांसीसी आता है जो 1673 ईस्वी में उसने बस्ती स्थापित की थी पौंडीचेरी पर। ठीक है। फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है अंग्रेज जिसने 1793 ईस्वी में कब्जा किया था पौंडीचेरी पर। और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया था पौंडीचेरी को। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली लोग। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी जॉब चारनॉक। ठीक है ना। तो कासिम बाजार जो एक फैक्ट्री था कलकत्ता का तो उसका जो प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चारनॉक। तो जॉब चारनॉक ने ही अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती जो कलकत्ता का स्थान था अथवा सुतनौती को चुना था। इसी वजह से उसे कलकत्ता का एग्जैक्ट संस्थापक फाउंडर माना जाता है। हालांकि 2003 के जो मई में दिए गए निर्णय में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे मतलब कि इसे खारिज कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जॉब चारनॉक कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं था। उनका कहना है हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग कि कलकत्ता पहले से ही वर्चस्व में थी, अस्तित्व में थी। जॉब चारनॉक ने उसकी स्थापना नहीं की है। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2004 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो एग्जाम के जो आयोग है उसने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जॉब चारनॉक को ही माना है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि कलकत्ता किसने बसाया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी जॉब चारनॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ऑप्शन बी डच ने की थी। बट अगर फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए ना तो सबसे पहले ब्रिटेन ने की थी सन 1599 ईस्वी में। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपका ब्रिटेन नहीं है तो दूसरे पोजीशन वाले डच आ जाएंगे जिन्होंने 1602 ईस्वी में पहली संयुक्त व्यापारिक पूंजी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 20 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था उपयुक्त तीनों यानी भारत में जो नेशनलिज्म थी उस भावना की कमी थी, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। नेक्स्ट कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और थर्ड है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो भी उन्हें अच्छा पेमेंट देता था वो उसी की सेवा में भारतीय सैनिक लग जाते थे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि लिवेंट कंपनी को सन 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। सन 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलाकर एक नया नाम देगी। उसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग
टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नाम से बाद में फेमस हो गई। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था, तो उस बादशाह का नाम अकबर था। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की थी। ठीक है ना। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं इस सभा में बनाई गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी गठित की। उस कंपनी का नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है ना। और ये सब हुआ था अकबर बादशाह के शासनकाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना। जहांगीर ने ही सबसे पहले परमिशन दिया था 1611 ईस्वी में। ये मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना मतलब कि खोला गया था। बाद में उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1613 ईस्वी में सूरत में एक फिक्स्ड मतलब कि इंडस्ट्री स्थापित कर दी गई, अस्थायी कारखाना। यानी अस्थायी जो था वो मसूलीपट्टनम में, बस उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो अभी मैं जस्ट बताई कि सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। परमिशन कौन दिया था, तो जहांगीर। देखिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के मुगल दरबार 1608 में पहुंचा था। ठीक है ना। फैक्ट्री बनाने की परमिशन लेने के लिए, बट उसे परमिशन नहीं मिली। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप शॉली पहुंचा। सवाल एक जगह था सूरत का, वहां पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की परमिशन मांगने में वह सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता तो भंग कर दिया था। तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को एक देश से दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, जो सूरत का एक स्थान था, स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने। आप अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने। किसने किया था, अंग्रेजों ने। परमिशन कौन दिया था, तो जहांगीर। और कब स्थापित किया था वो कारखाना, तो सन 1613 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद अगर डच की हम लोग बात करते हैं तो डचों ने वहाँ कारखाना स्थापित किया 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 के मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था। ठीक है ना। बाद में 2 साल बाद यानी 1613 में अस्थायी कारखाना खोल दिया। नेक्स्ट है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की परमिशन मिली थी, तो सूरत में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो सूरत में। ठीक है ना। और बाद में ये वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब कि कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सूरत से बॉम्बे चला गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड, कि पुर्तगालियों से लिया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो वो आप लोग सुन सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट हुआ क्या था ना कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का एक राजकुमार था जिसका नाम था सर चार्ल्स द्वितीय। उसका विवाह हो गया पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेरेंजा से। जब उसका शादी हुआ तो कैथरीन बेरेंजा को ना उसके परिवार वालों ने दहेज के तौर पर पूरा बम्बई शहर ही दे दिया था। आप सोच सकते हैं कि हमारा इंडिया को किस प्रकार मतलब कि वो लोग खा रहे थे, मतलब बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे शहर का। तो फिर चार्ल्स द्वितीय उस बॉम्बे शहर का क्या करता रहकर, तो चार्ल्स द्वितीय ने अपना दिमाग लगाया और उसे पुर्तगालियों को बेच दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं बेचा, उसकी बजाय उसने क्या किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 10 पाउंड वार्षिक किराया यानी 1 साल में 10 पाउंड वो लेता था। कौन, तो चार्ल्स द्वितीय। बेचा था किसको उसने, तो 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1668 में। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो उस गवर्नर का नाम था सर जॉन चाइल्ड। क्यों किया गया था, तो अब देखिए
मुंबई के अंग्रेजी गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। उसने 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट का जो मुगल बंदरगाह था ना, उस पर अपना कब्जा जमा लिया, डेरा जमा लिया। और वहाँ से जो भी यात्री मक्का की हज की यात्रा के लिए जाते थे ना, तो उसको वो परेशान करता था, बंदी बनाता था, जिस वजह से औरंगजेब ने उसे निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ऑप्शन डी यानी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 1748 के दरमियान, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था कि जो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से भिड़ गए थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान, ठीक है ना। युद्ध प्रारंभ कब हो गया? तो 1746 में शुरू हो गया। अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था और यही उसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आ रहा है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एला सापल की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था तथा प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 के दरमियान नहीं हुआ था। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 के दरमियान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले नाम था उसका, ठीक है ना। डुप्ले ने पहली बार एक षड्यंत्र यानी हथकंडा अपनाया था भारत को जीतने के लिए। उसने क्या किया कि उसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से डुप्ले ने भारतीय राजाओं का जो झगड़ा होता था उसमें पार्टिसिपेट होना आरंभ कर दिया। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर यानी भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। डुप्ले तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेशन ने, एक इतिहासकार है जीवी मालेशन, उन्होंने कहा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके मरने के बाद भी था। जब डुप्ले की मौत हो जाती है उसके बाद उसका षड्यंत्रकारी जो था वो समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद उसके जो मतलब कि प्रशंसक थे, प्रतिद्वंदी लोग थे, उन्होंने उसका उपयोग किया और काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ उठाया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ खोला था? तो ऑप्शन नंबर ए सूरत में खोला था, ठीक है। देखिए लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा सन 1664 ईस्वी में फ्रेंच की जो मतलब कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कंपनी देश इंडेज ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो हुआ था ना, उसका जो सारा खर्च था वो राज्य ही उसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को। नेक्स्ट बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा और हुगली, ये दोनों कारखाना डचों ने स्थापित किया था, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में ना डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली का जो एक गांव था चिनसुरा, वहां पर उसने अपनी फैक्ट्रियां खोली 1653 ईस्वी में और डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया वो दोनों जगह। यही इसमें स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो सन 1632 ईस्वी में पटना में खोली थी, ठीक है। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबंधित मतलब कि कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक इतिहासकार हैं ओम प्रकाश नाम के, उन्होंने कहा है कि 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो
उनके अकॉर्डिंग है कि आर्थिक तंगी के कारण ना बाद में उसे बंद कर दिया गया था। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में सख्ती आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापारों में समय समय पर प्रवेश किया। तो निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम आपको डिसाइड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, तब डच आए, डच के बाद अंग्रेज और उसके बाद लास्ट पोजीशन पर फ्रांसीसी। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख सकते हैं कि सूची 1 पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने, ट्रावनकोर डेनिस ने और सद्रास को डच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासी का सर्वोत्तम सोरा यानी अफीम प्राप्त होता था। तो वो हमारा बिहार स्टेट था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे लास्ट में आए थे? तो वो कौन थे? तो फ्रांसीसी ही सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है ना। सबसे पहले तो यूरोपीय लोग पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। उसके बाद 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए तथा लास्ट पोजीशन पर 1664 में फ्रांसीसी आए। नेक्स्ट 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो उपयुक्त सभी पर, यानी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, पटना, कोचिन, अहमदाबाद, ये सब स्थानों पर। नेक्स्ट 49 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई भी सही यहाँ पर नहीं है। तो पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ये अंग्रेजों की भारत में देन थी, बट ऐसी नहीं थी। यह देन किसकी थी? तो शेर शाह सूरी और अकबर की देन थी भारत में। किस? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये सबसे पहले भारत में अकबर तथा शेर शाह सूरी ने लागू किया था। अगर हम लोग बात करते हैं तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की, तो उस अंग्रेजों ने भारत में स्थापित नहीं किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो थी ना, वो भारत में पुर्तगालियों की देन थी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अकबर के शासनकाल में हुआ था सबसे पहले, ना कि अंग्रेज के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन जीबी मैकाले का था। ठीक है ना। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 51 है कि एक्स ला सापेल, कहीं कहीं पर एला सापल भी लिख देता है किसी किसी बुक में, 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासापल की संधि से हुई और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ एलासापल की संधि से, दोनों बात सही है। 52 है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कौन सा कारण सही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, ठीक है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।